प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल की सीरीज़ में हम कक्षा 9 के लिए एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। लास्ट हमने भारत के संदर्भ में भारत की आकार और उसकी स्थिति का अध्ययन किया था। भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, भारत का विश्व के संदर्भ में अध्ययन हमने किया था और ये जाना था कि भारत का धरातलीय स्वरूप, धरातलीय सीमा, समुद्र तटीय सीमा कितने राज्यों से संबंधित है और कितने किलोमीटर से संबंधित है। एक सामान्य परिचय हमने भारत का पढ़ा था। भारत की आउटर लाइन पढ़ी थी हमने। अब हम भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ने जा रहे हैं। भौतिक स्वरूप मतलब जो हमें दिखाई देता है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, मरुस्थलीय क्षेत्र, ये सभी फिजिकल फीचर्स कहलाते हैं, भौतिक स्वरूप कहलाते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि भारत के कौन कौन से भौतिक स्वरूप हैं, किस भौतिक स्वरूप का कितना क्षेत्रफल है, कितना विस्तार है और कितने कितने भागों में वे विभाजित हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि वीडियो के दरमियान जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है, प्रश्न है, वह मैं आपसे साझा कर सकूं और आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज उपलब्ध करवा सकूं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों का एक विशाल देश है। आप प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि आप पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। तो हम इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि कौन कौन सी भू आकृतियाँ हमारे भारत में विद्यमान हैं, किसका किस प्रकार से हमारे जीवन से उसका इंटरलिंक है, सहसंबंध है, उसकी हम चर्चा करेंगे। और सभी जो स्थलाकृतियाँ हैं, चाहे पर्वत, पठार, मैदान, का भारत की अर्थव्यवस्था से किस प्रकार से कोरिलेशन होता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। आप ये सोच रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ कैसे बनी। अब हम भारत की मुख्य भू आकृतियों की विशेषताएं तथा उनकी संरचना के बारे में जानेंगे कि भारत की कौन कौन सी भू आकृतियाँ हैं, उनकी विशेषताएं किस प्रकार की है, उनकी संरचना किस प्रकार की है, हम उसका चर्चा करेंगे। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती है, जिसका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ। तो भारत में कुछ ऐसी शैलें, ऐसी चट्टानें भी पाई जाती हैं जो कि कठोर है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी चट्टानें भी होती हैं जो मुलायम हैं,
जिसका प्रयोग टैल्कम पाउडर बनाने में होता है, जिसको हम कहते हैं सेल खड़ी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है। हर प्रदेश की, हर रीजन की जो मृदा का रंग होता है, उसका संगठन होता है, ये सब हमें अलग अलग देखने को मिलता है, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से बनी होती है। शैलों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, हर जगह अलग अलग शैलें पाई जाती हैं। तो जब शैलें अलग अलग होगी, रॉक्स अलग अलग होगी, तो सॉइल कंपोजिशन भी अलग अलग देखने को मिलेगा। यह आपने कभी इन विविधताओं के कारण के बारे में सोचा है? यदि नहीं सोचा है तो अब इस चैप्टर के माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि ये अलग अलग विविधताएं क्यों हैं। इनमें से अधिकतर विविधताएं शैलों के निर्माण में विभिन्नता के कारण होती हैं। ये जो विविधताएं हमें देखने को मिलती हैं, शैलों के निर्माण में जो विभिन्नता होती है उसके कारण हमें देखने को मिलती है। भारत एक विशाल भूभाग है। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ। अलग अलग समय के दौरान भारत का ये जो विशाल भूभाग है उसका निर्माण हुआ है। कंप्लीट हम ये कहें कि जितने भी पर्वत, पठार, मैदान हैं, ये एक समय में और एक ही परिस्थिति में बने होंगे, एक ही समय में बने होंगे, ये कहना सही नहीं होता, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग पहले पठारी क्षेत्र का निर्माण हुआ होगा, उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र का निर्माण, फिर मैदानी क्षेत्रों का निर्माण, और इस तरह से हम क्रम से, समय के क्रम के अनुसार हम देखते हैं कि अलग अलग भौतिक स्वरूपों का निर्माण अलग अलग समय में हुआ। जिसने इसके उच्चावचों को प्रभावित किया। भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाओं जैसे अपक्षय, अपर्दन तथा निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ। कहने का मतलब यह है कि कोई भी भू आकृति है उसका निर्माण जारी रहता है, समय के अनुसार चलता रहता है, निर्माण होता रहता है। वहीं अपक्षय की क्रिया, अपर्दन की क्रिया और साथ ही निक्षेपण की क्रिया भी साथ साथ चलती रहती है। ये समय के अनुसार इनमें प्रोसेस होता है, गति होती है, और ये निरंतर चलता रहता है, हमें पता नहीं चलता। गति है लेकिन कभी धीमी और कभी तेज, लेकिन गति होती है, हमें महसूस नहीं होता। अब यहाँ पे कुछ शब्द आए हैं, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। इनकी चर्चा कर लेते हैं कि अपक्षय क्या है, अपर्दन क्या होता है, निक्षेपण क्या होता है। ये जो टर्म्स होती हैं, जैसे अपक्षय, इसको बोलते हैं वेदरिंग, इंग्लिश में वेदरिंग। अपर्दन है, इसको बोलते हैं इरोजन। और निक्षेपण का मतलब होता है डिपोजिशनल, डिपॉजिट करना। देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं अपक्षय, अपर्दन। देखिए, अपक्षय का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये वर्ड आया है यहाँ पे अपक्षय, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको वेदरिंग। जैसे सपोज़ हमने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, ये बनते हैं, विकास होता है और अंततः समाप्त भी हो जाते हैं। लेकिन कैसे? देखिए, ये कोई पर्वत है, इस पर्वत का निर्माण हुआ, और इस पर्वत का निर्माण होने के बाद, या निर्माण जब हो रहा होगा उसी समय से लेकर अब तक की जो प्रक्रिया है, उसमें हम क्या देखते हैं दोस्तों कि वर्षा, तापमान, वर्षा है, तापमान है, रासायनिक
गतिविधियां हैं, केमिकल एक्शन होता है। यानी हम कह सकते हैं कि भौतिक यानी कि फिजिकल एक्शन भी होता है, भौतिक क्रियाएं भी होती हैं और रासायनिक क्रियाएं भी होती हैं। भौतिक क्रियाओं में जैसे वर्षा होना, तापमान का अधिक, तापमान का कम होना। जैविक क्रियाएं भी होती हैं वनस्पतियों के द्वारा, जीव जंतुओं के द्वारा। और रासायनिक क्रिया भी होती हैं, कार्बनिक ऑक्साइड का निर्माण होना, ऑक्सीकरण का निर्माण होना। इस प्रकार की एक्टिविटी भी चलती रहती है। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो संयुक्त एक्टिविटी होती है, ये जो भौतिक स्वरूप होते हैं, इन पर अपना प्रभाव डालती है, इन पर अपना प्रभाव डालती है। यानी कि भौतिक क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं, जैविक क्रियाएं, ये इन भौतिक स्वरूपों पर अपना प्रभाव डालती है। और भौतिक स्वरूपों से जब प्रभाव डलता है तो इनसे टूटा हुआ पदार्थ, टूटा हुआ जो पदार्थ होता है वो गिरकर एक स्थान पर जमा हो जाता है। जैसे ये एक स्थान पर जमा हो गया, टूटकर पदार्थ एक स्थान पर जमा हो गया, और इसी जमे हुए पदार्थ को हम बोलते हैं, या इसी जमे हुई क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अपक्षय, यानी वेदरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदरिंग। लेकिन वेदरिंग के बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है वो होता है अपर्दन, इंग्लिश में बोलते हैं इरोजन। और ये अपर्दन जो होता है ये नदियों के माध्यम से हो सकता है, वायु के माध्यम से हो सकता है, समुद्री लहरों के माध्यम से हो सकता है, और हिमखंड जो बड़े बड़े आइस के शिलाखंड होते हैं उनके माध्यम से भी यह अपर्दन हो सकता है, या यूँ कह लीजिए होता है। तो ये जो टूटे हुए पदार्थ होते हैं, जिस भी स्थान पर जो भी चट्टान है, मान लीजिए कि हिमालय क्षेत्र में चट्टानें हैं और वहाँ पर अपक्षय की क्रिया हुई। कैसी क्रिया हुई? अपक्षय की क्रिया हुई। और अपक्षय की क्रिया होने के बाद जो टूटा हुआ मलबा होता है उस भौतिक स्वरूप का, जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, तो पर्वतीय क्षेत्र में जब अपक्षय की क्रिया होती है तो वो जो टूटा हुआ मलबा इस तरह से बिखर जाएगा, तो वो किसका होगा? पर्वतीय क्षेत्रों का, यानी चट्टानों का हो सकता है। अब उस क्षेत्र में सबसे प्रभावी कारक क्या हो सकता है? नदियाँ, विशाल नदियाँ वहाँ बहती है। सिंधु घाट, सिंधु नदी हो, गंगा नदी हो, गंगा की सहायक नदियाँ हों, सिंधु की सहायक नदियाँ हों, तो ये नदियाँ बहती है निरंतर, 12 माह तक ये नदियाँ बहती चलती रहती है। तो उन नदियों के माध्यम से, उन नदियों के माध्यम से ये जो मलबा होता है, उन नदियों के माध्यम से ये जो मलबा होता है, ये एक स्थान से, ये एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, ये एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, ये मलबा इस तरह से, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं अपर्दन। उस प्रोसेस को कहते हैं अपर्दन। पहली क्रिया थी अपक्षय, पहली क्रिया थी अपक्षय, जिसमें ये कंडीशन देखने को मिली। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ कि इन पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान, नदियों के माध्यम से, वायु के माध्यम से, हिमखंडों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया गया। मतलब ये जो कण थे वो इस तरह से यहाँ चल रहे थे इसमें। तो ये प्रोसीजर क्या कहलाया? अपर्दन। लेकिन जहाँ जाकर इसे हमने जमा कर दिया, जहाँ जाकर ये जमा हो गए, उस प्रोसीजर को हमने कहा निक्षेपण। उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? निक्षेपण। जहाँ पर वो डिपॉजिट कर दिए गए, जहाँ पर वो छोड़ दिए गए हैं, वे कहलाते हैं निक्षेपण। तो आप अच्छे समझ गए होंगे कि अपक्षय क्या होता है, अपर्दन क्या होता है और निक्षेपण क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है, लिख लेना है। 3 टर्म्स, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। तो ये प्रोसीजर चलता रहता है, और भारत एक विशाल भूभागीय क्षेत्र है, तो ये सर्वाधिक देखने को मिलता है।
कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इस भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की। इसी तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत है। तो आपको ध्यान रखना है कि भौतिक आकृतियों का जो निर्माण हुआ है, उन भौतिक आकृतियों का निर्माण के पीछे जो भूगोलवेत्ता है, भूगर्भ शास्त्री हैं, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से एक्टिविटी होती है, किस प्रकार से भौतिक आकृतियों का निर्माण होता है। उसके लिए सर्वमान्य सिद्धांत होता है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो आपको ध्यान रखना है कि भौतिक आकृतियों के निर्माण के लिए सबसे सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा माना गया है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी जो होती है वो 7 बड़ी और कुछ अन्य प्लेटों से बनी है। यानी जहाँ हम निवास करते हैं, जो जिस क्षेत्र पर हम निवास करते हैं, वह क्या है? परपटी है, क्रस्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, या भूपरपटी हम कह सकते हैं। ठीक है, परपटी, भूपरपटी, क्रस्ट हम इसको कहते हैं। तो ये कुल विश्व में कुल 7 बड़ी प्लेटें हैं। विश्व में कुल 7 बड़ी प्लेटें हैं और लगभग 20, 25, 30, 35 के आसपास छोटी प्लेटें हैं। और ये प्लेट पर ही जितने भी महाद्वीप हैं, आप एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ा है, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, यूरोप और एशिया महाद्वीप का अंग भारत, तो ये सभी प्लेटों के माध्यम से ये संचालित हैं। और विवर्तनिक का मतलब होता है टेक्टोनिक, यानी मूवमेंट होना। विवर्तनिक का मतलब होता है मूवमेंट होना। इन प्लेटों में मूवमेंट होता है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करती है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये गति फिर भी होती है। और जब गति होती है तो कोई ना कोई एक्टिविटी फिर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत सामने आया कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है और इससे होता क्या है, तब पता चला हमें कि वास्तविकता में जो भू आकृतियाँ होती है या जो भौतिक स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं, इनका निर्माण कहीं ना कहीं इसी से हुआ होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। जब प्लेटें मूवमेंट करती हैं, जब प्लेटें गति करती हैं, तो प्लेटें जब गति करती है तो गति करने से क्या होता है, प्लेटों के अंदर यानी आंतरिक भाग में या ऊपरी भाग में जो महाद्वीपीय शैल होती हैं, उनके दबाव में परिवर्तन होता है। उनके दबाव में परिवर्तन होता है। इसके परिणाम स्वरूप इनमें वलन यानी फोल्ड्स होते हैं, भ्रंशीकरण यानी फॉल्ट होते हैं, और ज्वालामुखी क्रियाएं भी होती है। जैसे इस चित्र के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। मान लीजिए कि ये ए प्लेट है और ये बी प्लेट है। अब ए प्लेट और बी प्लेट दोनों एक दूसरे के समीप आ रही है, ऐसे के ये कह सकते हैं कि ए प्लेट स्थिर होगी और बी प्लेट इसकी तरफ आ रही होगी, या कह सकते हैं कि बी प्लेट स्थिर होगी और ए प्लेट इसकी तरफ आ रही होगी। कहने का मतलब दोनों तरह से मूवमेंट हो सकता है कि दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही हो, या एक प्लेट स्थिर हो दूसरी आ रही हो, या इसमें मूवमेंट हो और इस प्लेट स्थिर हो। तो कहने का मतलब ये है कि या तो दोनों मूवमेंट हो सकता है, दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हो, एक स्थिर हो दूसरी अस्थिर हो, ये भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो हम ये देखते हैं कि यदि ऐसी एक्टिविटी होती है जब इनमें अस्थिर होता है, जब ये दोनों मूवमेंट करती है या एक मूवमेंट और दूसरी स्थिर, तो हमें क्या देखने को मिलता है, वलन यानी फोल्ड आते हैं। फोल्ड मतलब इस तरह से, ये फोल्ड का मूवमेंट होता है। भ्रंशीकरण यानी फॉल्ट का मूवमेंट, ये जो आप देख रहे हैं ये फॉल्ट, बीच में खाई नुमा एक आकृति, फॉल्ट आते हैं। दरारें जिसको हम कहते हैं दरार पड़ जाती है, तो वो दरार है फॉल्ट। और ज्वालामुखी एक्टिविटी भी होती है, जहाँ सागरी क्षेत्र होता है वहाँ ज्वालामुखी एक्टिविटी भी होती है।
तो ये जो प्लेटों का मूवमेंट होता है, ये प्लेटों का मूवमेंट वलन को, भ्रंशीकरण को और ज्वालामुखी या भूकंपीय एक्टिविटी को जन्म देता है या उनकी उत्पत्ति करता है। और हम ये जानते हैं कि सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को, सामान्य तौर पर हम ये देखते हैं कि इन प्लेटों की जो गति होती है उन मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित करते हैं। 3 वर्गों में हम इन्हें बांट सकते हैं। कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं। कुछ प्लेटें जो होती हैं, अभी हमने चर्चा की कि एक दूसरे के करीब आती हैं और अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं, जबकि कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर हो जाती हैं और अपसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तब या तो वे टकराकर टूट जाती है या एक प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती है। देखिए, यहाँ तक की बात को हम समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। एक बार वापस हम डायग्राम पर आते हैं, डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं आपको। अब देखिए, ये जो प्लेट आपको दिख रही है यहाँ पर, इस प्लेट में क्या मूवमेंट हो रहा है कि ये प्लेट और ये प्लेट, 2 प्लेटें हैं जिसे हमने नाम दिया ए और बी प्लेट। ये दोनों प्लेटें हो सकती है दोनों में मूवमेंट हो या एक में मूवमेंट हो, एक में नहीं हो। तो जो भारी प्लेट होती है, ये ध्यान रखना, जिसमें वेट अधिक होता है, जो भारी प्लेट होती है जिसमें घनत्व अधिक होगा, वह प्लेट हल्की घनत्व की प्लेट के नीचे समाहित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लें, जैसे ये डायग्राम यदि हम देखें तो इस डायग्राम में आपको ये प्लेट नीचे की ओर जाती दिख रही है, जबकि इसके ऊपर वाली ये जो प्लेट है ये ऊपर की ओर आती दिख रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए प्लेट है ये हल्के घनत्व की प्लेट है। ए प्लेट कैसी होगी? हल्की घनत्व की प्लेट है। जबकि बी प्लेट कैसी होगी? भारी घनत्व की प्लेट है। क्योंकि भारी घनत्व की प्लेट जो होती है वो हमेशा हल्की घनत्व की प्लेट के नीचे समाहित हो जाती है, और जब समाहित हो जाती हैं तो यहाँ पर फोल्ड बनना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर क्या बनने शुरू हो जाते हैं? फोल्ड, यानी कि यहाँ पर वलन बनना शुरू हो जाते हैं। और वलन बनने से कोई ना कोई भू आकृति का निर्माण होता है, जैसे पर्वतीय क्षेत्र का निर्माण हो सकता है। और कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ पर कोई गैप आ जाएगा, कोई क्रैक हो जाएगा, तो वहाँ पर भ्रंश की एक्टिविटी हो जाएगी, वहाँ भ्रंश का निर्माण हो जाएगा, फॉल्ट बन जाएगा। वहाँ फोल्ड नहीं होगा, वहाँ फॉल्ट होगा, FAULT फॉल्ट। और वहाँ होगा फोल्ड्स, FOLDS फोल्ड्स, यानी वलन। दूसरी एक्टिविटी क्या हो सकती है? दूसरी एक्टिविटी ये हो सकती है, अब इस एक्टिविटी में क्या प्लेटों की गति ये थी, यहाँ तो गति कैसी थी? यहाँ अभिसारी गति थी, यानी एक दूसरे के पास आ रही थी प्लेटें, और यहाँ एक दूसरे से अलग हो रही है प्लेटें। तो देखिए, यहाँ स्पष्ट रूप से भ्रंश नज़र आ रहा है, वहाँ आपको स्पष्ट रूप से भ्रंश नज़र नहीं आ रहा था, वहाँ आपको वलन नज़र आ रहा था, यानी वहाँ फोल्ड स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा था। जबकि यहाँ स्पष्ट रूप से क्या नज़र आएगा आपको? भ्रंश, फॉल्ट। देख रहे हैं आप बीच में फॉल्ट नज़र आएगा आपको इस बीच में, ठीक है। तो ये फॉल्ट क्यों हुआ? क्योंकि 2 प्लेटें जो है, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से क्या हो रही है? अलग हो रही है। ये इस तरफ गति कर रही है, ये इस तरफ गति कर रही है, तो बीच में क्या हो गया? फॉल्ट आ गया, भ्रंश की यहाँ एक्टिविटी हो गई। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। और एक एक्टिविटी होती है कि ना तो प्लेटें एक दूसरे के समीप आए और ना ही प्लेटें एक दूसरे से अलग हो, बल्कि एक दूसरे से ये अगल बगल से, यानी आगे और पीछे की स्थिति से रूपांतरित होती रहे। तो ऐसी एक्टिविटी में भूकंप आ सकते हैं। तीनों एक्टिविटी में भूकंप आने के चांसेस रहते हैं। तो ये कुछ 3 प्रकार से प्रोसीजर थे, अभिसारी, अपसारी और रूपांतरित, या इसको हम एक नाम दे सकते हैं पार्श्ववर्ती प्लेट या रूपांतरित परिसीमा प्लेट। ठीक है। और जो आपको ये ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है, अभी हमारी चर्चा हुई थी परपटी, एक नाम आया था परपटी। ठीक है। तो आपको पता है ये जो सरफेस दिख रहा है आपको ऊपर का, ये परपटी कहलाता है। और देखिए, आप ही देखिए यहाँ लिखा हुआ मेंटल, ये भी जब आप हायर स्टडी करते हैं तो उसमें आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं कि पृथ्वी की
आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। तो इसका ऊपरी भाग जो है, ये ऊपरी भाग दिख रहा है आपको, ये प्लेट नुमा आकृति आपको दिख रही है, इसी पर महाद्वीप बने हुए हैं। जितने भी महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, और उसमें भारत भी स्थित है और वहाँ हम निवास कर रहे हैं। तो ये सब प्लेटों के ऊपर ये मूवमेंट होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम क्या देखते हैं कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तब या तो वह टकराकर टूट जाती है, टूट सकती है, या एक प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती है। कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकती है। ये भी मैंने बताया था आपको तीसरा डायग्राम, कि क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकती है और रूपांतरण परिसीमा का निर्माण करती है। तो तीनों ये जो लाइन है, तीनों इम्पोर्टेंट बातें जो हैं वो आपको ध्यान रख लेनी है कि कभी कभी क्या होता है, क्षैतिज दिशा में जब गति करती है तो उसे में हम रूपांतरण परिसीमा कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ से लेकर 3 वर्गों में विभाजित किया है। कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती है, इसे हम क्या कहते हैं, अभिसरित सीमा, जबकि कुछ प्लेटें एक दूसरे के दूर जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपसरित सीमा। तो तीनों ही टर्म्स इम्पोर्टेंट है वहाँ पर, वो तीनों इम्पोर्टेंट है, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। और यहाँ ये तीनों टर्म्स, अभिसरित सीमा, अपसारित सीमा और रूपांतरित सीमा, समझ में आ गया होगा। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया है। तो इम्पोर्टेंट है कि लाखों वर्षों से जब इन प्लेटों की जो महाद्वीपीय स्थिति में परिवर्तन आने का कारण क्या है, इन प्लेटों में क्या हो रही है, गति। इन प्लेटों में जब गति उत्पन्न होती है तो महाद्वीपों की स्थिति और इनके आकार में परिवर्तन आता रहता है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इसी प्रकार की गतियों से प्रभावित है। तो भारत का जो आकार हमने पढ़कर आए, हम स्थिति पढ़कर आए, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसके पीछे भी प्लेटों में गति के कारण ये संभव हो पाया है। विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप समभावी क्षेत्र प्लेट के किनारे पर स्थित है, लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात भारतीय जो हमारा भूभाग है, या यूँ कह सकते हैं सबसे प्राचीन भूभाग जो है वो प्रायद्वीपीय भाग है, और जो कि किसका हिस्सा था, गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट हैं। आगे भी हम चलेंगे तो सब इम्पोर्टेंट है, पार्ट है पूरा। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में, अब देखिए गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में कौन कौन से, एक तो भारत स्थित था, ऑस्ट्रेलिया था, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका क्षेत्र भी इसमें शामिल था। अब देखिए यहाँ पर एक हम थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं वर्ल्ड के मैप में, तो आपको काफ़ी कुछ दिखेगा। तो गोंडवाना जो भाग था उसमें क्या क्या था, भारत, अफ्रीका आपको दिख रहा है, मैं बता देता हूँ। देखो भारतीय क्षेत्र है, अफ्रीकी प्लेट है, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और ये अंटार्कटिका प्लेट, तो ये आपको दिख रही है। ये पूरा का पूरा भाग जो था, ये पूरा का पूरा भाग गोंडवाना भूभाग का हिस्सा था। और हमारा जो प्रायद्वीपीय भाग है, विशेषकर हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार जिसको हम कहते हैं, ये गोंडवाना काल का ही हिस्सा है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के, जब भूगर्भिक समय में, इतिहास में जब विभिन्न प्रकार की घटनाएं हुई, उस घटना का ही ये परिणाम रहा कि ये जो पठारी हिस्सा है ये हमारे क्षेत्र में मिल गया है, या यूँ कह लीजिए कि प्लेट में गतियों के कारण ये हमें देखने को मिला। भूपर्पट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। तो ये गोंडवाना जो भूभाग है ये कहाँ पर प्रभावित होने लगा, उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, कहाँ पर, उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होने लगा। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यानी कि यूरेशियन प्लेट से टकरा गई, क्योंकि ये जो गोंडवाना प्लेट है इसके टुकड़े और हो गए, इसके 2 टुकड़े हो गए। देखिए इसको ऐसे समझ लेते हैं हम, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज़
ये पूरा का पूरा एक प्लेट है। ये पूरा का पूरा क्या है दोस्तों, एक प्लेट है। या यूँ मान लेते हैं कि ये पृथ्वी का स्ट्रक्चर है। ये पृथ्वी का स्ट्रक्चर है और इस पृथ्वी पर आपको ये मान लीजिए महाद्वीप बने हुए हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये जो है ये पृथ्वी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो है ये महाद्वीप बने हैं, महाद्वीप। और यहाँ जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है डॉट डॉट मैं जो बना रहा हूँ, ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये महासागर है। क्या है, महासागर। तो ये जो राशि है ये तो महासागरीय राशि है। ठीक है, और ये जो राशि दिखाई दे रही है ये महाद्वीप है। ये महाद्वीप है, ये जो दिख रहा है आपको ऐसा। और ये एक पूरा पृथ्वी का हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हुआ क्या कि ये जो महाद्वीप है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर में गति हुई होगी, गति मूवमेंट हुआ होगा। और मूवमेंट होने से ये जो भाग है, ये भाग बीच में से पहले ऐसे टूट गया, पहले ये ऐसे ब्रेक हो गया, फिर उसके बाद ये ऐसे ब्रेक हो गया। यानी इसका ये भाग अलग हो गया, ये भाग अलग हो गया और ये भाग भी अलग हो गया। तो तीन इसके अलग अलग भाग हो गए और तीन अलग जो भूभाग है ये अलग अलग दिशाओं में गति करने लगे। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ये जिस भूभाग पे थे, यानी ये इस वाले भूभाग पे थे, तो इनकी गति कहाँ की ओर हुई, उत्तर की तरफ इनकी गति थी। ये उत्तर की तरफ बढ़ने लगे, इस तरह से उत्तर दिशा की तरफ जाने लगे, जैसे इस मैप में दिखाया गया है। इस मैप में देखोगे तो इस मैप में क्या दिखेगा आपको कि वास्तविक रूप में ये दोनों, यानी ये भारतीय भूमि और ये ऑस्ट्रेलिया, ये ऑलमोस्ट यहाँ थे, यूँ समझ लीजिए। कहाँ थे ये, ऑलमोस्ट इस रीजन में थे। इस प्रकार से हुई, ये उत्तरी दिशा में हुई। फिर आगे चलकर फिर ये और टूट गए, तो ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ शिफ्ट हो गया और भारत उत्तर में चला गया। इस प्रकार मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो ये जो मूवमेंट हुआ मोस्टली ये किसके कारण हुआ, ये प्लेटों में गति के कारण हुआ। और यूरेशियन प्लेट जो कि इसके उत्तर में स्थित थी, वहाँ जाके टकरा गया। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित एक 33 भू अभिनीति, एक सागरीय क्षेत्र था, 33 सागर इसको हम कह सकते हैं। वे अवसादी चट्टानें वलित होकर हिमालय तथा पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गया। और जब ये धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ रही थी तो ये यूरेशिया प्लेट से टकरा रही थी। और यूरेशिया प्लेट से जब टकरा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जो भारी प्लेट होती है वो नीचे समाहित हो जाती है और हल्की प्लेट ऊपर रह जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर वलित होकर जो हिमालय का निर्माण हुआ, तो वलित क्या है, वलन होना, और उससे किसका निर्माण हो गया, हिमालय पर्वत का, जो आज हम पढ़ते हैं। छोटी कक्षाओं में आप पढ़कर आ चुके हैं, यहाँ पर भी आप पढ़ेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हो गया। यह 33 भूसन्नति जो थी, उस 33 भूसन्नति में अवसादी चट्टानें वलित होकर हिमालय और पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखला का रूप में विकसित हो गई। तो ये गोंडवाना भूमि क्या है, ये आपको समझ में आ गया। ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणतम भाग है। और पैंजिया क्या था, वो जो मैंने अभी बनाया था महाद्वीप का एक हिस्सा, उसका एक भूभाग है, जिसके उत्तर में कौन सी भूमि थी, अंगारा भूमि। ठीक है, 33 के हिमालय के रूप में उभर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। द्रोणी मतलब एक बहुत बड़े गैप का निर्माण हो गया। समय के साथ साथ ये बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपणों के द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि क्या हुआ, कैसी कंडीशन बनी। तो देखिए, भारत का एक छोटा सा मैप बना के मैं समझाने की कोशिश करता हूँ।
देखिए, ये जो भूभाग था, ये पूरा का पूरा जो भूभाग है ये प्रायद्वीपीय भूभाग है। कैसा? पठारी भूभाग कह सकते हैं। और इस तरफ ये जो भूभाग है, ये वाला जो भूभाग है, ये इसको बोलते हैं पर्वतीय, जिसको हम कह सकते हैं हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो कुछ नदियाँ हिमालय पर्वत से यहाँ पर और कुछ नदियाँ प्रायद्वीपीय भूभाग से यहाँ पर। तो ये जो बीच का क्षेत्र था, यहाँ मैदान बन गया। यहाँ क्या बन गया दोस्तों? मैदान। जैसे आपको इंडिया के मैप में भी बताया गया होगा, जैसे हम इंडिया के मैप में भी देखें इस पूरे विशाल मैप पर, तो आपको काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाएगा इस मैप से कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कि कुछ नदियाँ जो थी, वो कुछ नदियाँ तो यहाँ से आज वर्तमान में भी आती हैं ऐसे, और कुछ नदियाँ यहाँ से इधर की ओर जाती हैं। तो ये जो बीच का भूभाग था, ये मैदानी क्षेत्र है। ये बीच का जो भूभाग दिख रहा है, ये कैसा क्षेत्र है? मैदानी। इसको हम कहते हैं मैदानी क्षेत्र, जो कि अत्यंत उपजाऊ होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। और पढ़ेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से विस्तृत समुद्र के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। तो अभी जिस मैदान की हम चर्चा कर रहे थे, ये कैसा मैदान है? उत्तरी मैदान। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। अलग अलग भौतिक स्वरूप देखने को मिलते हैं, विभिन्नताएं अलग देखने को मिलती हैं। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीनतम भाग है। इसी भूमि को एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया। हिमालय व उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियाँ हैं, क्योंकि हिमालय और हिमालय के बाद जो मैदान बना है वो नवीन है, ज़्यादा समय नहीं हुआ उसको बने हुए। लेकिन जो हमारा पठारी हिस्सा है, जिसको हम प्रायद्वीपीय पठार कह रहे हैं, ये बहुत पुराना हिस्सा है। बहुत पुराना हिस्सा होने के कारण ये पठारी हिस्सा है। तो यहाँ पर भूगर्भीय जो एक्टिविटी होती है, या यूँ कहें इनमें जो गति होती है, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ समय पहले यहाँ पर इस प्रकार की एक्टिविटी देखी गई कि इसमें कुछ ना कुछ हलचलें हुई हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है, मतलब स्थिर नहीं है। और ये एक्टिविटी कैसी है? अस्थिर है, यानी इसमें अभी भी गतिशीलता है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर है, गहरी गहरी घाटियाँ हैं, तेज बहने वाली नदियाँ हैं। वहीं उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बना है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। तो अब हम दोस्तों ये डिसाइड कर चुके हैं कि भारत में मुख्य रूप से 3, यानी पर्वतीय, मैदानी और पठारी भू आकृतियाँ हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें से सबसे प्राचीन जो है वो पठारी हिस्सा है, जिसको हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। इस पर चर्चा हम आगे करेंगे। और सबसे नवीन देखें तो हिमालय पर्वत की बात आती है, और फिर हिमालय के बाद सबसे नवीनतम जो है वो हमारा मैदान है। और ये तीनों ही जो है वो अस्थिर है, इनमें स्थिरता नहीं है। पहले हम ये मानते थे कि पठारी क्षेत्र स्थिर होगा, लेकिन ये भी वर्तमान में स्थिर नहीं है, इनमें मूवमेंट होता रहता है। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण की एरिया हर एक्टिविटी में चलती है, चाहे वो पर्वत हो, चाहे पठार हो, चाहे वो मैदान हो, मरुस्थल हो या तटीय क्षेत्र हो, तो उनमें इस तरह की एक्टिविटी चलती ही रहती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने कुछ पृष्ठभूमि की चर्चा की, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो मैंने बातें कही बताई आपको, वो आपको नोट करनी है, इम्पोर्टेंट बातें हैं सारी। और हम ये देखेंगे नेक्स्ट में लेक्चर में कि मुख्य भौगोलिक वितरण कौन कौन सा है, भारत में कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जो मुख्य भौगोलिक वितरण को दर्शाते हैं। हम उनकी 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए धन्यवाद। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा, प्रश्नों के पीछे से देखिएगा, और जो हमने अभी आपको इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं उनको आप नोट डाउन भी करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में।